नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। राफेल सौदे को लेकर जांच के लिए फ्रांस में एक जज की नियुक्ति की गई है। फ्रांस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के लिए पीएनएफ ने कहा है कि इस सौदे को लेकर लगाए गए भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों की जांच की जाए। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब फ्रेंच एनजीओ शेरपा ने मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी और फ्रेंच पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने इस मामले पर कई रिपोर्ट प्रकाशित की थी। साल 2018 में भी शेरपा ने शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन तब पीएनएफ ने इसे खारिज किया था। बता दें कि राफेल फाइटर जेट की डील 7.8 बिलियन यूरो की थी। शुक्रवार को फ्रेंच पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने बताया कि 14 जून को एक मैजिस्ट्रेट द्वारा मामले की आपराधिक जांच शुरू की गई। जांच में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस ओलांद, जो राफेल सौदे पर हस्ताक्षर किए जाने के वक्त पद पर थे, और वर्तमान राष्ट्रपति यानी इमैनुअल मैक्रोन, जो उस वक्त वित्त मंत्री थे, उनके कामकाज को लेकर भी सवाल किए जाएंगे। तत्कालीन रक्षा मंत्री और अब फ्रांस के विदेश मंत्री जीन येवेस ने इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ के बारे में हामी भरी है। डसॉल्ट एविएशन की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले कंपनी की तरफ से इस बात को लेकर इनकार किया गया था कि इंडो फ्रेंच डील में कोई धांधली हुई है। कंपनी का कहना था कि आधिकारिक संगठनों द्वारा कई नियंत्रण किए जाते हैं, कोई भारत के साथ 36 राफेल को लेकर इतनी बड़ी धांधली नहीं कर सकता। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री की तलाश तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से उत्तराखंड के पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और डी पुरंदेश्वरी देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं, जो विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। विधायक दल की बैठक में नए नेता का चयन होगा, जो अगले विधानसभा चुनाव तक राज्य की कमान संभालेगा। ये बैठक आज दोपहर 3 बजे होनी है। नए मुख्यमंत्री की रेस में जो नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं, उनमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत का नाम भी इसी रेस में शामिल है। अब देखने वाली बात यही होगी कि इन तीनों में से किसे नेता चुना जाएगा, या फिर पिछली बार की तरह सारे कयास धरे रह जाएंगे और किसी सांसद या अन्य नेता को राज्य की कमान सौंप दी जाएगी। यूपी के मथुरा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए होने वाले मतदान जारी है। मतदान पूरा होते ही मतगणना कर रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि तमाम सदस्यों को पहचान पत्र भी इस बाबत जारी किए गए हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होनी है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए इस पूरे क्षेत्र को 3 लेयर सिक्योरिटी सेटअप अरेंज किया गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मौजूद रहेगी। कलेक्ट्रेट परिसर जहाँ पर मतदान होना है, वहाँ पर एक गस्टेड ऑफिसर को जिम्मेदारी दी गई है। कलेक्ट्रेट का जो आउटर बाउंड्री वॉल है, उसको एक अलग घेरे में रखा जाएगा, और इसके बाहर जो अप्रोच रोड्स हैं, जहाँ से ट्रैफिक डाइवर्जन होना है, बैरियर्स लगने हैं, वहाँ पर पुलिस की तैनाती रहेगी। कलेक्ट्रेट के सामने वाली रोड है, चप्पे चप्पे पर हमारे द्वारा भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस पूरे क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरास, ड्रोन कैमरास, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूचनाएं भी संकलित की जा रही हैं। शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए हमारे द्वारा सभी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, और मैं आपके माध्यम से इस चुनाव से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को अनुरोध और हिदायत देना चाहता हूं कि शांतिपूर्वक मतदान में प्रशासन का सहयोग दें। यदि कोई भी अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने के लिए या अप्रिय घटना कारित कर। दरभंगा ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के शामली जिले से सलीम और कफील नामक आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। एक दिन पहले सूत्रों के हवाले से खुलासा हुआ था कि शामली में रहने वाले सलीम ने ही हैदराबाद से गिरफ्तार हुए नासिर और इमरान को रिक्रूट किया था। सलीम को ही हवाला के जरिए से पाकिस्तान से 1,60,000 रुपए और बम धमाके के लिए मिले थे। वो कई बार पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुका है। वहीं एनआईए कोर्ट ने 2 संदिग्ध आतंकियों को 7 दिनों की एनआईए रिमांड पर भेज दिया। पाकिस्तान यात्रा के दौरान ही सलीम लश्कर और आईएसआई हैंडलर के संपर्क में आया था। आरोप है कि बाद में वापस शामली आने के बाद भी पाकिस्तान वो बात करता रहता था, और फिर एक दिन पाकिस्तान से आए हैंडलर के कॉल के बाद सलीम ने धमाके का प्लान बनाना शुरू किया, जिसके लिए सलीम ने शामली में मौजूद कफील और हैदराबाद में मौजूद नासिर और इमरान को तैयार कर एक टीम बनाई और धमाके को अंजाम दिलवाया।
महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष और उसके साथी को हनुमान मंदिर की दान पेटी चुराते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उनके पास से दान पेटी और हुंडई कार भी बरामद की गई है, जबकि कार चालक फरार बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पीएसआई समीर पवार और बिट मार्शल गोवारी रात 2 बजे हनुमान मंदिर के पास गश्त कर रहे थे। तभी एक कार में 3 शख्स संदिग्ध रूप से बैठे हुए थे, जिसके बाद पुलिस दस्ते ने उनसे पूछताछ की। इसके बाद एक ड्राइविंग की सीट पर बैठा शख्स फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर ही दोनों को गिरफ्तार कर कार की तलाशी ली तो कार में बंद स्टील का दान पेटी मिली। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच पर पता चला कि पकड़े गए आरोपी शिंगे के पास मंदिर की चाबी उन्हीं के पास है और वो मंदिर के पिछले दरवाजे को खोलकर दूसरे साथी की मदद से मंदिर की बंद स्टील की दान की पेटी को चोरी कर रहे थे। मुंबई कांदिवलीपुर की समतानगर पुलिस ने रात 2 बजे के आसपास 2 आरोपियों को रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह चोरी हनुमान जी के मंदिर की दान पेटी चुराते हुए देखा गया था। हालांकि आपको बता दें कि मुंबई की समतानगर पुलिस जब रात 2 बजे गश्त कर रही थी, इस दौरान एक कार में 3 लोग बैठे हुए दिखाई दिए, उसमें दान पेटी भी मौजूद थी। लिहाजा मुंबई की समतानगर पुलिस ने उनको धर दबोचा है। इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आनंद राव हाके जी हैं, जानकारी देंगे कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई है। आनंद जी, बताइए कि किस तरह से 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, उसकी जानकारी। हमारे पुलिस स्टाफ रात को 2:15 बजे गश्त करते कुरली रोड पे, तो उसी समय कार मिली। कार में 3 लोग जो तो डाउटफुल नज़र आए। वहाँ पे स्टील की पेटी नज़र आई और उसमें कुछ वो गिन रहे थे, तो डाउट आया तो उन्होंने स्टाफ ने हमारे उसको रखा है, तो उनमें से एक भाग के गया। तो उनको पुलिस स्टेशन में लाके इंक्वायरी की तो निकला कि किसी हनुमान मंदिर से उन्होंने चोरी की थी और वो वहाँ पे पैसे गिन रहे थे। उसमें एक विजय सिंगे करके आरोपी मिला है, दूसरा जो है वो तैयब शेख करके मिला है। एक शैलेंद्र मिश्रा जो था वो ड्राइवर, वो भाग गया है। तो 2 आरोपी को हमने घर फोड़ी के गुनाह में अटक किया है। उनसे हमने पैसे रिकवर किए। सर, जिस तरह से तस्वीरें वायरल हो रही है उसमें दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का बैनर लगा हुआ, उसमें जो आरोपी पकड़ा गया सिंगे, उसकी तस्वीरें लगी हुई है। तो क्या इस तरह की जानकारी अभी तक आपको मिली है कि ये लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे? नहीं, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन सामने अभी तक नहीं आई। तो जाहिर तौर पर देखिए, जिस तरह से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो मुख्य आरोपी है सिंगे, वो कहीं न कहीं उत्तर मुंबई के जो युवा कांग्रेस का बीट है उसका उपाध्यक्ष बताया जा रहा है। वहीं दूसरा जो आरोपी है वो दामूनगर का रहने वाला है। वहीं शैलेंद्र मिश्रा भी फरार बताया जा रहा है, जो कार का चालक था। लिहाजा मुंबई पुलिस ने सही समय पे गश्त के दौरान पकड़ा और उनके ऊपर कार्रवाई कर दी है। फिलहाल कार और वो दान की पेटी बरामद की गई है, जिसमें करीब 2.5 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सूत्रकार सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या कुछ कह रहे हैं। आप सब मित्रों को बहुत बहुत बधाई। और मैं प्रसन्न हूं कि सहकारिता आंदोलन ठीक दिशा में मध्य प्रदेश में चल रहा है। सभी मित्रों को जिससे चर्चा हुई, और जिससे चर्चा नहीं अभी जब मैं बोलूंगा तब चर्चा करूंगा। सबको नमस्कार। सजीव संवाद की चर्चा। तमिलनाडु में कोरोना और लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद होने के बाद से मिड डे मील योजना को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भेजे गए नोटिस में पूछा है कि स्कूल बंद होने के बाद से मिड डे मील से वंचित बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिल सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या योजना बना रही है। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की पीठ ने कहा कि इस मामले पर राज्य को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। कोर्ट ने एक याचिका पर यह टिप्पणी की जिसमें राज्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बच्चों को उनके दरवाजे पर भोजन और पोषण सामग्री प्रदान करने की मांग की गई थी, जिनका नाम मिड डे मील योजना में है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस संबंध में लॉजिस्टिक और व्यवहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन ये दिया जाना चाहिए क्योंकि इन बच्चों के परिवारों को महामारी की स्थिति और लॉकडाउन की वजह से आय का बेहद नुकसान हुआ है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बच्चों को अच्छी तरह से खिलाया और पोषित किया जाता है, लेकिन इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा तेजी से कदम उठाए जाने की जरूरत है, खासकर जब कई परिवारों ने नौकरी खो दी है या कोरोना महामारी और व्यापार सामान्य नहीं होने की वजह से संसाधन मौजूद नहीं है।
मुगल रोड के दोबारा से चालू होने की घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का स्थानीय लोगों ने धन्यवाद किया है। लोगों का कहना है कि मुगल रोड के बंद होने से उनका जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। लोगों ने यह भी कहा कि आवाजाही रुकने से उनके काम धंधे भी ठप हो गए थे, जो कि अब दोबारा से शुरू हो सकेंगे। मैं गवर्नर साहब का थैंक्स करता हूं, जो डेपुटेशन उनको मिला है उनकी रिक्वेस्ट पे गवर्नर साहब ने अलो किया है 5 जुलाई से जो है पूंछ और श्रीनगर के लोगों के लिए आमतौर वक्त के लिए खोली जाएगी, क्योंकि आजकल जो है सेक्रेटरीट भी श्रीनगर में है, वहां भी लोगों को आने जाने में यहां से आसानी रहेगी। दूसरा ये उनको नजदीक पड़ता है। हम गवर्नर साहब का थैंक्स करते हैं। एलजी साहब ने जो है इसको खोलने का जो अनुमति दी है, तो हम एलजी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वह जम्मू कश्मीर के पहलगाम सियोकन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से 3 दिवसीय टर्किश मार्शल आर्ट का आयोजन किया गया। 1999 में शुरू की गई इस पहल का मकसद बच्चों के दिलो दिमाग से स्ट्रेस को बाहर निकालना है। इसके अलावा इस आर्ट के जरिए नेगेटिविटी को भी खत्म किए जाने की कवायद है। हमारे कश्मीर बच्चों के लिए हम मार्शल आर्ट को इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने केसेस आ रहे हैं। तो हम अपने यूथ को ये बोलना चाहते हैं कि आप स्पोर्ट्स में आ जाए। स्पोर्ट्स में उनका एक अलग नज़रिया बनेगा। यूथ को बहुत इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स में। ये गेम पहली बार कश्मीर में इंट्रोड्यूस हो रही है, मतलब मेरे लिहाज से तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है गेम मतलब खेलते हुए भी और सीखते हुए भी। एज ये एक ट्रेनिंग डेवलपमेंट और रेफरी कोर्स है, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है ये गेम सीखते हुए, क्योंकि इंसान मतलब मरने दम तक सीखता है इंसान, तो नई नई चीजें सीखना बहुत खुशी हो रही है मेरी। यू आर टैलेंटेड, तो इसको छुपाए नहीं, आप इसको एक्सप्रेस करें। चाहे आपके पास काफ़ी सारे मीडिया होता है आजकल, सोशल मीडिया, आप कोई भी जरिया यूज़ करें, अपने टैलेंट को नहीं छुपाए, बाहर आए। और जो लोग जो नेगेटिविटी की ओर जाते हैं, लाइक सोशल इविल्स है यहाँ पे काफ़ी सारे जो सोशल इविल्स की तरह जाते हैं, उनके लिए स्पोर्ट जो देश में वकीलों पर होने वाले हमलों से उन्हें सुरक्षा देने के लिए कानूनी उपाय किए जा रहे हैं। इसी बाबत एक नया कानून बनाया जा रहा है। वकीलों की सुरक्षा के विधेयक के मसौदे को अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी स्टेक होल्डर्स की राय के लिए सार्वजनिक किया है। 9 जुलाई तक इस पर राय, सुझाव और प्रतिक्रियाएं दी जा सकती हैं। हाल के सालों में वकीलों पर किए जा रहे हमलों की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर 7 विशेषज्ञों की कमेटी ने बिल का खाका तैयार किया है। कमेटी में सीनियर एडवोकेट्स और वकीलों से जुड़े संस्थाओं और संगठनों के कई अनुभवी पदाधिकारी हैं। बिल पर देश भर के वकीलों, उनसे जुड़े संस्थानों और संगठनों की प्रतिक्रियाएं, सुझाव और बदलाव के प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे। काउंसिल बिल के मसौदे में समुचित बदलाव के बाद इसे विधि और न्याय मंत्रालय के पास भेजा जाएगा, फिर इसे संसद के पटल पर भेजा जाएगा। उम्मीद है कि 19 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के सत्र में इसे चर्चा के लिए पेश किया जा सकता है। बिल के मसौदे में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान कोर्ट के अधिकारी के रूप में अपनी ड्यूटी निभाने के दौरान वकील पर हमले के दोषियों को 6 महीने से लेकर 5 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वकीलों से बदला लेने के लिए उसके खिलाफ झूठी शिकायत, मुकदमे या कार्रवाई के मामले में पीड़ित वकील को 2 से 10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी प्रावधान है। यूपी के मेरठ में एक रेप पीड़िता नाबालिग लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि प्यार में धोखा और रेप के बाद से नाबालिग परेशान थी। आरोप है कि प्रेमी ने पहले तो शादी करने का वादा किया और उसके बाद में उसका खूब फायदा उठाया, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद लड़की के परिजनों ने पुलिस से शिकायत कर केस दर्ज करवाया, लेकिन नाबालिग इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही। कहा जा रहा है कि न्याय नहीं मिलने से वो परेशान हो गई और उसने जहर खाकर खुदकुशी कर दी। लड़की की मौत पर आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ की रहने वाली नाबालिग लड़की का प्रेम संबंध एक लड़के के साथ था। प्रेम प्रसंग के दौरान उसके आशिक ही नहीं बल्कि कई लोगों ने उसका फायदा उठाया, लेकिन जब शादी की बात आई तो प्रेमी ने धोखा दे दिया। इसके बाद नाबालिग के परिजनों ने रेप की शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता मामले में आरोपियों पर कार्रवाई के लिए करीब 6 महीने से पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी, लेकिन इस दौरान उसे कोई भी कामयाबी नहीं मिली। थाना परीक्षितगढ़ के मुकदमा अपराध संख्या 42/21 की पीड़िता के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। पीड़िता की मां के द्वारा शादाब एवं अन्य व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसमें
सुसंगत धारा 306 आईपीसी के तहत शादाब एवं अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 42/21 के विवेचक के द्वारा जो लापरवाही बरती गई है उसके लिए जांच के आदेश दिए गए हैं एवं उसमें दोषी पाए जाने पर इनके। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में पीड़िता का पिता ने थाने में शिकायत की है और पड़ोस में रहने वाले एक बच्चे पर आरोप लगा है। फिलहाल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। घटना 1 जुलाई की बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिवंगत अभिनेता इरफान खान की फिल्म दुबई रिटर्न 3 जुलाई यानी आज बांद्रा फिल्म फेस्टिवल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगी। इरफान के बेटे बाबिल ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया। फिल्म मेकर आदित्य भट्टाचार्य द्वारा साल 2005 में बनाई गई ये फिल्म उस वक्त रिलीज नहीं हो पाई थी, लेकिन इसे भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया गया था। कांग्रेस नेता अशोक सिंह ने कहा है कि यूपी सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा तो इस सरकार का कार्यकाल काले अक्षरों में लिखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर भी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। निश्चित तौर पर यह आदेश की नौबत क्यों आई? हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान है, मगर यह आदेश की नौबत क्यों आई? चूंकि सरकार की नीयत में खोट था और यही कारण है कांग्रेस को जो आशंका थी, जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके निर्विरोध घोषित कराए गए, इस पर भी चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। हम लगातार ही कहते आ रहे थे कि जिस तरह के हालात थे, सरकार लोकतंत्र संस्थाओं को बचाने का काम करती है कि उन्हें साथ खड़े होने पर मजबूर करती है। जिस तरीके से एसपी और डीएम सत्ता के साथ खड़े होते नजर आए, आश्चर्य होता है कि लोकतंत्र में इस तरह का मजाक भी होता है। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता ने आपको जनमत दिया, लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों को न्याय लिए, लोगों को रोजगार के लिए, मगर आज आश्चर्य होता है कि सत्ता का जिस तरीके से दुरुपयोग योगी सरकार ने किया, जब भी कभी योगी सरकार का इतिहास लिखा जाएगा तो काले अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र को तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए। आप हारे हैं, स्वीकार करना चाहिए। हम लोकसभा चुनाव हारे, हमने स्वीकार किया। अगर आप जिला पंचायत चुनाव हारे मगर सत्ता का दुरुपयोग करके आप निर्वाचित कराओगे, ये लोकतंत्र कभी आपको माफ नहीं करेगा। देखिए, शरद पवार वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मगर लगातार जो किसान मांग कर रहे हैं, पूरे जो अध्यादेश है उसको तो वापस करने की बात नहीं कर रहे हैं। जो 3 काले कानून हैं उनको लगातार तमाम सारी पार्टियां, शरद पवार जी ने भी किसानों को समर्थन दिया है। हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि किसान इस देश का भाग्य विधाता ही नहीं, इस देश के निर्माण में उसकी भूमिका है। मगर जिस तरीके से अहंकार में डूबी सरकार और सत्ता का मोतियाबिंद, किसानों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। योगी सरकार की और मोदी सरकार की कानों में गरम तेल हो गया है और गरम तेल डलने के बाद उसके बावजूद भी किसानों की कहा 300 किसान सादर दे चुका है। कौन की जिम्मेदारी है? कौन तय करेगा? इतना अहंकार योगी जी, इतना अहंकार मोदी जी। आप तो कहते थे ना, हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में दिखना चाहिए। आज देश का किसान रो रहा है, देश का नौजवान रो रहा है, महंगाई से कमर टूट गई है। आप बताइए ना, जिम्मेदारी किसकी है? तो किसानों के मामले में शरद पवार जी ने जो कहा है, तो हम किसान कभी ये मांग नहीं करा, किसान तीनों काले कानून रद्द करने की मांग करा, तो रद्द होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार, यही अहंकार है। एक पुरानी कहावत है कि जाकी ना। यूपी के बलिया में जिला पंचायत चुनाव के लिए मतदान 11 बजे शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बलिया जिला कलेक्ट्रेट की भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला पंचायत सदस्य मतदान कर रहे हैं। बलिया में कुल 58 जिला पंचायत सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर बलिया जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। बलिया जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी प्रत्याशी सुप्रिया यादव और सपा प्रत्याशी आनंद चौधरी के बीच कांटे का मुकाबला है। हालांकि मतदान स्थल के बाहर बस से एक साथ कई मतदाताओं के आने से सपा बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। जहां सपा चुनाव में भारी जीत का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि बलिया में कब्जा बीजेपी का ही होगा। देखिए, आज जो चुनाव हो रहा है, इसमें मैं स्पष्ट रूप से मैं अपनी भावनाओं का रूप कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुप्रिया यादव जी
भारी मतों से चुनाव जीतेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अभी बस में एक भर के जो है जिला पंचायत सदस्य आए, ये किसके थे और क्यों हंगामा हो रहा था? अब वो किसके थे ये हमारे बताने का विषय नहीं है। हरियाणा के अंबाला शहर में नगर निगम टैक्स ब्रांच से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरे हैं उन पर अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए 7 जुलाई आखिरी तारीख तय की गई है। इस कड़ी में ब्रांच अधिकारी बलबीर सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले 1 लाख से ऊपर वाले टैक्स पर कार्रवाई की जाएगी, फिर 50,000 तक और उसके बाद उससे नीचे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ज्यादा मामले बिल्डिंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित हमारे जो भी डिफॉल्टर हैं उनको 7 तारीख तक नोटिस दिया जाता है अंतिम कि अपना 7-8 तारीख से पहले संपत्ति कर जमा करवा दें वो, वरना उन पे नोटिस देके आगे सीलिंग की कार्रवाई जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी उन पे। और संपत्ति कर वसूलने के लिए कमिश्नर साहब के आदेश से टीमें बना दी गई हैं और आगे से जो भी नोटिस देके जो भी कार्रवाई बनती। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के अंदर ड्रोन देखे जाने की घटना पर अब प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। इसी पर रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ ने भी अपना बयान दिया है और कहा है कि अब समय पाकिस्तान को सबक सिखाने का है। और बाकी इलाकों के ऊपर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर ड्रोन फिराए उसने, और अब इस्लामाबाद के अंदर जो हमारी एम्बेसी है उसके ऊपर भी ड्रोन फिरा रहा है। ये एक इंटरनेशनल लेवल पे मैं कहूँगा यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन और ये इंटरनेशनल ट्रीटीज का एक सीधा उल्लंघन है, क्योंकि एम्बेसी जो होती है, एम्बेसी की जितनी वो बाउंड्री होती है वो एक सॉवरेन नेशन की होती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।